ईरान इजराइल वॉर। ये वीडियोस आप सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रही हैं और आप लोगों की स्क्रीन्स पे आपको देखने को मिल रही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली वजह क्या है? क्यों ये इतनी बड़ी वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है? क्या इसके पीछे के रीज़न थे? कैसे इसमें यूएस आया और क्या एविएशन इंडस्ट्री पर इसका कितना असर पड़ रहा है? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू फेयर हॉकर। सबसे पहले बात करते हैं 1979 की ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन की। इस रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह रेजीम पावर में आई, तब ईरान ने ऑफिशियली इजराइल को एक इलीगल स्टेट डिक्लेयर कर दिया और उसके खिलाफ खुलकर ऑपोजिशन शुरू कर दी। ईरान के नए लीडरशिप का मानना था कि इजराइल ने पैलेस्टाइन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और उसको ख़त्म करना चाहिए। इसी टाइम से दोनों कंट्रीज के बीच आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दुश्मनी स्टार्ट हो गई। 1980s और 1990s के दौरान ईरान ने मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान ने हिज़बुल्लाह, हमस और कुछ इराकी मिलिटाइज जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान इन ग्रुप्स को वेपन, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो कहता है कि वो पैलेस्टाइन और रीजनल रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर चलती रही। मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे बल्कि अलाइज और मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू फाइट करते थे। 2000 के बाद टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल इशू बन गया। 2002 में दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेटली यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज चला रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट का यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी होता है, लेकिन उससे न्यूक्लियर वेपन भी बन सकते हैं। इजराइल को डर था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है तो इजराइल की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस जैसे फेमस स्टकनेट साइबर अटैक जिसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने की कोशिश की गई। 2015 में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ जिसमें JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इस डील में ईरान ने प्रॉमिस किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और बदले में उस पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस कम किए जाएंगे। लेकिन 2018 में यूनाइटेड स्टेट इस डील से बाहर निकल गया, जिसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस तोड़ना शुरू कर दिए और यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिए। इससे इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज की टेंशन फिर से बढ़ गई। 2023 के बाद मिडल ईस्ट का सिचुएशन और एक्सप्लोजिव हो गया। अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर शुरू हुआ जब हमस ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया। इजराइल का मानना है कि हमस को ईरान का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इजराइल ने ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सायरा और लेबनान में ईरानियन लिंक्ड टारगेट पर स्ट्राइक करना शुरू कर दी। ये अटैक्स ग्रेजुअली ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ने लगे। अप्रैल 2024 में एक मेजर एस्केलेशन हुआ। सायरा में ईरानियन एम्बेसी पर इजरायली स्ट्राइक में कुछ ईरानियन कमांडर्स मर गए। इसका जवाब देते हुए ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मूवमेंट था क्योंकि पहले ईरान यूजुअली प्रॉक्सी ग्रुप का यूज़ करता था, लेकिन इस बार डायरेक्ट अटैक हुआ। 2025 में सिचुएशन और इंटेंस हो गई जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए। इस कॉन्फ्लिक्ट को कई एक्सपर्ट्स 12 डे वॉर भी कहते हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हुई। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए। दोनों तरफ सिविलियन एरियाज में भी डैमेज हुए और कई लोगों की जान गई।
बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के बाद टेम्परेरी सीज फायर हो गया, लेकिन ये सीज फायर परमानेंट नहीं था। 2026 में टेंशन फिर एक्सप्लोड हो गई जब 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर जॉइंट एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जिसमें ईरान के टॉप लीडरशिप और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। इस अटैक के बाद ईरान ने भी इजराइल और मिडल ईस्ट के यूएस एलाइड कंट्रीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। इससे पूरा रीजन वार जोन बन गया और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी असर पड़ा। आज के टाइम पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं रही, इसमें यूएस, हिजबुल्ला, हमस, गल्फ कंट्रीज और पूरा मिडल ईस्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ईरान इजराइल वॉर के पीछे 3 में रीजंस हैं। पहला, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दुश्मनी जो 1979 रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुई। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे इजराइल को अपनी सिक्योरिटी का खतरा लगता है। और तीसरा, मिडल ईस्ट पावर स्ट्रगल जहां ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और इजराइल उसको रोकना चाहता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से पिछले कई सालों में टेंशन बिल्ड होती रही और आज वो एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं, जब वॉर ईरान और इजराइल के बीच में थी तो यूएस कहाँ से आया? ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का आना कोई अचानक डिसीजन नहीं था। इसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्या है और वो ईरान को क्यों अपोज करता है। सबसे पहली बात, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। 1948 में जब इजराइल बना था तब से अमेरिका उसके सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एड, वेपन, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री हेल्प दी जाती है ताकि इजराइल मिडल ईस्ट में अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रख सके। इसी वजह से अगर इजराइल पर कोई बड़ा थ्रेट आता है तो अमेरिका अक्सर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके सपोर्ट में आ जाता है। दूसरा रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को भी वही कंसर्न है जो इजराइल को है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से अमेरिका ने ईरान पर सालों तक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और कई बार मिलिट्री प्रेशर भी क्रिएट किया। तीसरा रीजन है मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस और अलायंसेस। अमेरिका का मिडल ईस्ट में कई पार्टनर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल, और ये कंट्रीज ईरान को अपना स्ट्रेटेजिक राइवल मानती हैं। ईरान भी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है और लेबनान, सैरा, इराक और गाजा में कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस वजह से अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उसके एलाइज और ऑयल रूट दोनों डेंजर में आ सकते हैं। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स का रोल और क्लियर तब हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट अटैक्स शुरू हुए। जब ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए तब अमेरिका ने इजराइल को एयर डिफेंस सपोर्ट, इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन दिया ताकि मिसाइल इंटरसेप्ट किए जा सके। कुछ सिचुएशंस में अमेरिका ने खुद भी ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की, खासकर जब यूएस बेसिस पर यूएस एलाइज को थ्रेट मिला। सिंपल वर्ड्स में समझे तो अमेरिका 3 वजह से वॉर में इन्वॉल्व हुआ। पहला, इजराइल उसका क्लोजेस्ट एलाई है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क लगता है। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस और ऑयल रूट्स को कंट्रोल में रखना अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का पार्ट है। इसलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती है तो अक्सर यूनाइटेड स्टेट किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाता है।
ये बात हो गई ईरान, यूएस और इजराइल की। अब बात करते हैं कि ईरान ने कतर पर मिसाइल्स क्यों डाली। तो ईरान ने कतर पर मिसाइल्स एक्चुअली कतर को टारगेट करके नहीं डाली थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग उसका मेन टारगेट अल उदेब एयर बेस था, जो कतर में एक बहुत बड़ा यूनाइटेड मिलिट्री बेस है। ये बेस मिडल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड सेंटर माना जाता है। ईरान ने ये अटैक बेसिकली रिटाइलेशन मतलब बदले के तौर पर किया, जब यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स की थी। सबसे पहले सिचुएशन समझो, जब इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स किए तो ईरान ने ओपनली वार्निंग दी थी कि अगर उसकी टेरिटरी पर अटैक हुआ तो वो रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेगा। मिडल ईस्ट में यूएस के कई बेसिस हैं, इराक, सीरिया, बहरीन, यूएई और कतर में। इनमें से अल उदेब एयरबेस सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट बेस है, इसीलिए ईरान ने उसको सिंबॉलिकली टारगेट किया। जून 2025 में ईरान ने लगभग 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस बेस की तरफ लॉन्च किए। ईरान ने ऑपरेशन को एक रिटेलिएशन बताया और कहा कि यूएस के अटैक्स का जवाब है। कतर और यूएस के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिए और सिर्फ एक मिसाइल बेस के पास इम्पैक्ट हुई, जिसमें कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ईरान ने रिपोर्टेडली अटैक से कुछ घंटे पहले वार्निंग भी दी थी ताकि सिविलियंस को नुकसान ना हो और एस्केलेशन लिमिटेड रहे। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ईरान का गोल कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अमेरिका को मैसेज देना था कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो रीजन में यूएस बेसिस सेफ नहीं रहेंगे। ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी कहा कि स्ट्राइक कतर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस के खिलाफ थी। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने इसको अपनी सोवरेनिटी का वायलेशन बताया और स्ट्रांगली कंडेम किया, क्योंकि मिसाइल उसकी टेरिटरी पर आई थी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कतर पर मिसाइल्स गिरने के 3 मेन रीजन थे। पहला, यूएस मिलिट्री बेस कतर में है, जो ईरान की एनिमीज का स्ट्रेटेजिक सेंटर है। दूसरा, यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक की थी, जिसका ईरान ने रिटेलिएशन दिया। तीसरा, ईरान अमेरिका को वार्निंग देना चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसके बेसिस वल्नरेबल हैं, इसीलिए टेक्निकली ईरान का टारगेट कतर नहीं अमेरिका था, लेकिन क्योंकि यूएस का बेस कतर में है, मिसाइल्स वहां लॉन्च की गई। अब बात करते हैं कि इससे एविएशन इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यूएस इन्वॉल्वमेंट और कतर पर मिसाइल अटैक, इन सबको अगर कनेक्ट करके एविएशन इंडस्ट्री को समझे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरलाइंस पर पड़ा है, स्पेशली कतर एयरवेज पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कतर एयरवेज बंद हो जाएगी। चलो स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, एयर स्पेस बंद हो गया। जब ईरान ने रिटेलिएशन में कतर में यूएस बेस पर मिसाइल्स लॉन्च किए तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ गए, इसलिए कतर ने सेफ्टी के लिए अपने एयर स्पेस टेम्पररी क्लोज कर दिए। एयर स्पेस बंद होने का मतलब होता है कि कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट उस एरिया के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। इस वजह से दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल या डिले हो गई। कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। कतर एयरवेज का पूरा ग्लोबल नेटवर्क दोहा हब से ऑपरेट होता है, इसलिए जब एयर स्पेस बंद होता है तो एयरलाइन की मेजॉरिटी फ्लाइट्स टेम्परेरी रुक जाती हैं। दूसरा, कतर एयरवेज ने किया क्या? जब रेगुलर फ्लाइट्स रुक गई तब कतर एयरवेज ने कुछ लिमिटेड रेपेट्रिएशन फ्लाइट स्टार्ट की, यानी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को वापस घर पहुंचने के लिए इमरजेंसी फ्लाइट्स। कुछ फ्लाइट्स दोहा से लंदन, पेरिस, मैड्रिड, रोम और फ्रैंकफर्ट जैसे सिटीज़ तक ऑपरेट की गई ताकि ट्रैवलर्स को निकाला जा सके। लेकिन नॉर्मल कमर्शियल स्केड्यूल अभी भी लिमिटेड कैपेसिटी पर चल रहा है। तीसरा, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं है। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लाइट कॉरिडोर है, यहीं से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच ज़्यादा फ्लाइट्स गुजरती हैं। वॉर के बाद 37,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कई एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स रीरूट करनी पड़ रही हैं। जेट फ्यूल की प्राइस भी बढ़ गई है। फ्यूल एविएशन इंडस्ट्री का 20-25% ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, इसलिए फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस को हैवी लॉसेस हो सकते हैं।
चौथा, कतर एयरवेज पर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। कतर एयरवेज और एमिरेट्स जैसी गल्फ एयरलाइन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं क्योंकि उनका हब मिडल ईस्ट में है। उनकी ज़्यादा फ़्लाइट्स यूरोप एशिया रूट्स पर होती हैं और उन्हें ईरान, इराक और इजराइल के एयर स्पेस अवॉइड करने पड़ रहे हैं। इसलिए फ़्लाइट्स लॉन्गर रूट्स ले रही हैं, जिससे फ्यूल कॉस्ट और ट्रैवल टाइम दोनों बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कतर एयरवेज बंद हो सकती है? इसका आंसर है नहीं। रीज़न, कतर एयरवेज दुनिया की टॉप ग्लोबल एयरलाइन में से एक है। कतर गवर्नमेंट उसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। एयर स्पेस क्लोजर्स यूजुअली टेम्पररी होते हैं जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेबल ना हो जाए। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट जैसे इराक वार, यूक्रेन वार, इजराइल गाजा वार में भी एयरलाइंस टेम्पररी फ्लाइट सस्पेंड करती हैं लेकिन परमानेंटली बंद नहीं होती। सिंपल कंक्लूजन निकालें तो ईरान इजराइल वॉर की वजह से कतर पर मिसाइल आए। सेफ्टी के लिए कतर ने एयर स्पेस टेम्परेरी बंद कर दिया। इसी वजह से कतर एयरवेज और गल्फ एविएशन इंडस्ट्री को ह्यूज डिस्ट्रप्शन हुआ, लेकिन ये टेम्परेरी क्राइसिस है। एयरलाइन परमानेंटली बंद होने का कोई कंफर्म सिनेरियो नहीं है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले फिर होकर।